दुनिया को अलविदा कहते वक्त उस शख्स के पास ना अपना मकान था, ना कोई कार और ना ही खेती की ज़मीन। बीमारी से लड़ने में 22,000 के बैंक बैलेंस में से सिर्फ 4,000 रुपये ही बचे थे। लेकिन हालात कभी उस शख्स का हौसला नहीं तोड़ सके। वो ईमानदारी, शिष्टाचार, नैतिकता और भारतीय संस्कारों की मिसाल बन गया। जीवन भर किसानों के लिए लड़ा तो किसानों का मसीहा बन गया। इसी पूंजी के बदौलत वो आज भी किसानों के दिलों में जिंदा है। मैं बात कर रहा हूं भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में। हापुड़ जिले के एक छोटे से गांव नूरपुर में जन्मे चौधरी चरण सिंह ने किसानों को स्वाभिमान के साथ जीने और दिल्ली की गद्दी पर निगाह रखने का सलीका सिखाया। बचपन में ही आर्थिक संकट से जूझता उनका परिवार नूरपुर की मडैया गांव से जानी के पास भूपगढ़ी गांव में चला गया। 2 जून की रोटी की लड़ाई यहां से भी उनके परिवार को खरखोदा के पास भदोला गांव में ले गई। किसी तरह चौधरी चरण सिंह ने लॉ की पढ़ाई पूरी की, आगरा यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की और देश के प्रधानमंत्री बने तो आज के दौर की तरह अपने लिए कुछ करने के बजाय किसानों की ज़िंदगी बदलने में जुट गए। चुनाव आते तो गांव-गांव, गली-गली निकल पड़ते, रात में किसानों के घरों में ही रुकते, उन्हीं से चुनाव के लिए 1 वोट और 1 नोट मांगते। जो चंदा इकट्ठा होता उसी से पार्टी चलती। चौधरी चरण सिंह के करीबी रहे और छपरौली से 5 बार विधायक रहे चौधरी नरेंद्र सिंह एडवोकेट बताते हैं कि सर्दियां आती थी तो वो पूछते थे कि कोहलू चल पड़े क्या। पार्टी दफ्तर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। सर्दी है तो इन्हें भी लिहाफ रजाई की ज़रूरत है ही। तब वो बागपत जिले के बड़ौत में एक पब्लिक मीटिंग रखते थे, लंबे लंबे भाषण देते थे, चौपालों में जाते थे गांव की। 3 घंटे से कम का उनका कोई भाषण नहीं होता था। तब वो लोगों से चंदा लेकर के अपने स्टाफ का वेतन दिया करते थे। उनकी याददाश्त कमाल की थी, पहचान भी कमाल की थी। अपने लोगों को, समर्थकों को, वोटर्स को वो कभी भूलते नहीं थे। नूरपुर की मडैया के रहने वाले पीतम सिंह ने मुझे बताया था कुछ साल पहले कि एक बार चौधरी साहब बुलंदशहर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो सामने बैठे फ़कीर अल्लाह मेहर को उन्होंने पहचान लिया और नाम लेकर अपने मंच पर बुलाया। बोले, ऐसे क्या देख रहे हो, हम दोनों 4th क्लास में साथ पढ़े हैं। सन 80 में हुए मायात्यागी कांड ने उन्हें झकझोर दिया। माया को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश भर में उन्होंने आंदोलन चलाया। 1 लाख से ज़्यादा लोग जेल गए। चौधरी साहब इस घटना से बेहद आहत थे। वो हमेशा एक ही बात कहते और समझाते थे कि असली भारत गांवों में बसता है। देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलियान से होकर ही गुजरता है। ऐसे वक्त में जब देश का किसान इन सर्द रातों में दिल्ली की सड़कों पर चारों तरफ संघर्ष कर रहा है, तब चौधरी चरण सिंह जैसे नेता और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। उनके विचार, उनकी नीतियां, उनका संघर्ष और भी ज़्यादा मौजूद हो गया है। यही वजह है कि किसान हो या इस देश में किसानों की सियासत का दावा करने वाले राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो जब किसानों के बीच जाता है तो चौधरी चरण सिंह का नाम लिए बिना बात शुरू नहीं कर पाता है। चौधरी चरण सिंह की तस्वीर हर दल के मंच पर होती है। ये बात अलग है कि किसानों के हक में फैसला लेने का दावा करने वाली सरकार हो, आज जिसके खिलाफ सड़क पर किसान उतरे हुए हैं, या विपक्षी दल हों। चौधरी चरण सिंह के बिना किसानों के बीच किसी की एंट्री नहीं है।
चौधरी चरण सिंह को भूमि सुधारों ने किसानों का बड़ा मसीहा बनाया। 31 मार्च 1938 को एक बिल जो वो लेकर आए थे, वो बिल एक समाचार पत्र में छपा और चौधरी चरण सिंह ने 34 साल की उम्र में ही 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली की छपरोली सीट से इलेक्शन जीता। 1938 में उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट बिल असेंबली में पेश किया। ये बिल 31 मार्च 1938 के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। पंजाब ने सबसे पहले किसान हित के इस बिल को 1940 में लागू किया और बाद में देश के अधिकांश राज्यों में लागू किया गया। 1952 में प्रदेश के यूपी के राजस्व मंत्री बने। तब उन्होंने जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार एक्ट लागू किया। जमींदारी उन्मूलन में बाधा पैदा करने पर उन्होंने एक साथ पूरे प्रदेश में पटवारियों के बस्ते छिनवा लिए थे। ये उस वक्त में एक बड़ा कदम था, बड़ा फैसला था। इस कदम के बाद चौधरी चरण सिंह किसानों के चैंपियन बन गए। उनके भूमि सुधारों को पूरी दुनिया में सराहा गया। आर्थिक नीतियों और ख़ास तौर पर कोऑपरेटिव खेती पर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी विरोध किया। उनका कहना था कि अभी भारत में पहले किसानों को मालिकाना हक देना जरूरी है। कोऑपरेटिव फार्मिंग उसी के बाद ही सक्सेस हो सकती है। तो चौधरी चरण सिंह के इस कदम को भी किसानों ने पूरे देश में पसंद किया और उनके प्रयासों के चलते ही किसानों की हालत में बदलाव भी हुआ। 1967 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, जनता पार्टी का गठन किया। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई। उन्होंने दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए श्रम कानूनों में बदलावों की ठोस पहल भी की। केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बेहतर बनाए और पाकिस्तान की परमाणविक शक्ति की धमकियों पर उन्होंने 15 अगस्त 1979 को ऐतिहासिक भाषण दिया। वो देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो संसद में प्रधानमंत्री रहते नहीं बोल पाए, संसद को फेस नहीं कर पाए। चौधरी साहब राजनीति के प्रकांड विद्वान थे और राजनीतिक अर्थशास्त्र के बड़े जानकार थे। उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी और इसके साथ ही उन्होंने कोऑपरेटिव फार्मिंग, एक्स रेड और इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स क्योर एंड कॉज नामक पुस्तकें भी लिखी। उनकी पुस्तकें दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। चौधरी साहब जो जातिवाद के घोर विरोधी थे, वो जातिवाद को समाज के लिए जहर मानते थे, छुआछूत को समाज के लिए खतरनाक मानते थे। उनका रसोइया दलित था जिसने उनके यहाँ 20 साल तक खाना बनाया। वो समाज में महिलाओं की बराबरी के भी पैरोकार थे। अपने बेटे बेटियों को उन्होंने अंतर्जातीय विवाह करने से कभी नहीं रोका। वो परिवारवाद के भी सख्त खिलाफ थे। उनकी पूरी सोच गांव, गरीब और खेती के इर्द गिर्द रहती थी। व्यापारियों से वे कहा करते थे, तुम्हारा चूल्हा तभी जलेगा जब किसान के जेब में पैसा आएगा। चौधरी साहब के यहाँ किसानों की सीधे एंट्री थी। पूरे अधिकार के साथ वो जाकर के उनसे मिल सकते थे। किसानों में उनके बारे में प्रचलित है कि वो कभी किसी को किसी काम के लिए आश्वासन नहीं देते थे, लेकिन जब तक किसान घर पहुंचता था उसका काम हो चुका होता था। वह जातियों के नहीं, किसान बिरादरी के मसीहा थे। वेस्ट यूपी से शुरू हुआ उनका सियासी ताकत का कारवां हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा तक फैला। चौधरी साहब राजनीति की पाठशाला थे। आज़ादी के बाद भी उन्होंने वेस्ट यूपी के अगवा तत्वों की परख करके उनकी राजनीति में एंट्री कराई। आज राजनीति के कई दिग्गजों ने उन्हीं से राजनीति की ABCD सीखी थी। सरलता, स्वाभिमान और शिष्टाचार की वो एक तरह से पाठशाला थे, यूनिवर्सिटी थे। चौधरी नरेंद्र सिंह एडवोकेट बताते हैं
कि जब वो 7-8 साल के थे तब चौधरी साहब के संपर्क में आए थे। वो गांव-गांव जाते थे, हर गांव में 10-20 लोगों को वो नाम से जानते थे और पब्लिक मीटिंग्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र और शिष्टाचार को बहुत ही सरल शब्दों में समझाते थे। मेरठ के घमंडी नाई के काम के वो कायल थे, बाल मेरठ के घमंडी नाई से कटवाते थे। एक बार घमंडी ने चौधरी साहब से कहा कि उसे बेटी की शादी करनी है लेकिन पैसे नहीं हैं। चौधरी साहब ने कहा कि पैसे मेरे पास भी नहीं हैं, लेकिन तुम रिश्ता करो, कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। घमंडी ने बेटी की शादी की तो चौधरी साहब उसके दरवाजे पर कुर्सी डाल करके बैठ गए और देखते ही देखते आसपास के क्षेत्र के तमाम लोग घमंडी नाई की बेटी की शादी में पहुंचने लगे और कन्यादान में ही इतना पैसा आया कि बेटी की शादी का पूरा खर्च निकल गया। तो ऐसे थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी नरेंद्र सिंह एडवोकेट बताते हैं कि 5 बार एमएलए रहे वो। चौधरी नरेंद्र सिंह 5 बार एमएलए रहे तो वो कहा करते थे, तुम जनप्रतिनिधि हो, कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे परिवार या रिश्तेदारी के किसी व्यक्ति को आर्थिक लाभ हो। जनप्रतिनिधि की गरिमा को बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है। किसानों के इस मसीहा को उनकी जयंती पर शत शत नमन। चौधरी चरण सिंह के विचार, उनका संघर्ष और उनकी सियासत आज भी जिंदा है। किसानों के दिलों में चौधरी साहब जिंदा हैं। वो हमेशा किसानों के साथ रहेंगे, उन्हें संघर्ष की प्रेरणा देते रहेंगे। नमस्कार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।